मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 91वीं कक्षा चलेगी आज। पीछे का पूछना है कुछ? इसमें 175 प्रश्न जहाँ तक पाठ हुआ था उसका अंतिम वाक्य थोड़ा सा कहने का तात्पर्य क्या था इसमें? न च एकत्रितोऽस्ति हृदये। एक देश का जब ग्रहण होता है तो अवयवों की दृष्टि से तो एक देश का ग्रहण हुआ। वो थोड़े अवयव हैं, सारे नहीं हैं, तो अवयवों की दृष्टि से एक देश हो गया वो। अब हम अवयवी में भी ये माने कि उसका भी एक देश का ग्रहण हुआ है, तो ऐसा व्यवहार, ऐसा भेद अवयवी में नहीं होता। एतत् जो शब्द है ये व्यवहार के लिए कह रहा है। एतत् कृतः, एतेन कृतः, व्यवहारेण कृतः भेदः न अस्ति। ये जो व्यवहार हो रहा है अवयवी के साथ में, वो व्यवहार ये है कि अवयवी का पूरा ही ग्रहण होता है। अवयवों में तो भेद हो जाएगा आपस में, लेकिन जो व्यवहार संपन्न हो रहा है, जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि एक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तुरंत ही किसी वस्तु के थोड़े से अवयव देखते ही, तो ये व्यवहार ये बता रहा है कि अवयवी में भेद नहीं है, अवयवी के ज्ञान में भेद नहीं है। तो ये तत् शब्द व्यवहार के लिए हैं। हाँ, बोल तो दिया अभी विग्रह करके। एतेन कृतः, एतेन केन व्यवहारेण, व्यवहारेण कृतः भेदः नास्ति कुत्र अवयविनी। अवयवी में व्यवहार से भेद नहीं हो रहा है। व्यवहार एकत्व का है, भेद का नहीं हो रहा है। वहां व्यवहार से पता लग रहा है कि अवयवी में भेद नहीं है। भेद का तात्पर्य कि ये अवयवी का ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ऐसे जो भेद होंगे, जैसे हम ईश्वर को क्या बोलते हैं, 3 भेदों से शून्य माना उसको। कौन कौन से? ईश्वर में हम जब कहते हैं कि वो भेद से रहित है, तो कौन कौन से भेद से रहित है? सजातीय, विजातीय और बस, और स्वगत। तो स्वगत भेद जो है यहां पर, वही यहां घटा लो। अब स्वगत का तात्पर्य हमारा शरीर है, ये इसमें स्वगत भेद है। ये उंगली है, ये पैर है, ये हाथ है, ये नाक है, यानी स्व में ही गत, स्व में ही पहुंचा हुआ भेद शरीर के अंदर। अब शरीर से बाहर नहीं जा रहे हम, शरीर के अंदर रहते हुए, और उसमें भी हम भेद कर रहे हैं। यानी कि सारा शरीर हमारा एक सा नहीं है। यह है, जो कार्य हम नेत्र से लेंगे वो कान से नहीं ले सकते हैं। पैरों से चलने का कार्य कर रहे हैं, हाथों से नहीं करते। जैसे किसी मिश्री के टुकड़े को यदि हम खाएं तो किधर से भी खाओ, मीठी तो लगेगी वो, और सर्वत्र मिठास भी समान आएगी, तो उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन यहां शरीर में हम देखते हैं कि स्वगत भेद है, हर अंग का अलग अलग कार्य हो रहा है। ऐसा भेद ईश्वर में नहीं है कि भारत के अंदर जो व्यापक ईश्वर है
वो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है। अमेरिका के अंदर वाला जो हिस्सा है उसका, वो थोड़ा कभी कभी भूल जाता है। तो ऐसा स्वगत भेद, या उसके हम अवयव बनाने लगे कि भारत वाला जो हिस्सा है ईश्वर का, ये तो उसका हाथ हो गया या पैर हो गया। किसी अन्य देश में जो व्यापक ईश्वर है उसका वो हिस्सा कोई और अंग हो गया। दूसरे सौरमंडल में है वो कोई और अंग हो गया। ऐसे अंगों के द्वारा ईश्वर में भेद नहीं होता। वही बात यहाँ अवयवी में है कि अवयवी के हम भेद नहीं कर सकते, वो एक है। जैसे ईश्वर एक है, ऐसे ही अवयवी भी एक है। तो न च एतत् कृतः अस्ति भेदः। पीछे जो पूर्व पक्षी ने प्रत्यक्ष को अनुमान सिद्ध किया था, अगर उसके अनुमान को हम खंडित करें तो 32वें सूत्र में जो कहा गया था कि न प्रत्यक्षेण यावत तावद अपि उपलम्भात, तो कैसे खंडन कर रहा है सिद्धांती? हैं बताइए, कौन बताएंगे? सिद्धांती अवयवी के द्वारा, वो पूर्व पक्षी के द्वारा जो प्रत्यक्ष को अनुमान बताया जा रहा था, उस अनुमान का खंडन, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है, प्रत्यक्ष ही है, इसका खंडन सिद्धांती कैसे कर रहा है? ये प्रत्यक्षेण यावत तावत उपलब्ध कहते हैं, प्रत्यक्ष से जितना दिखाई दे रहा है उतना तो प्रत्यक्ष है ही नहीं। तो वो उसको भी कह देगा अनुमान है, उसको अनुमान तो इंद्रिय सन्निकर्ष से है ना। नहीं, वो यदि कहे जो हम प्रत्यक्ष से देख रहे हैं उतना प्रत्यक्ष से उपलब्ध होने के कारण जो है वो अनुमान नहीं, वो तो प्रत्यक्ष ही है। ये नहीं, तो आप कह रहे हैं ना, वो कहेगा कि नहीं ये भी मेरा अनुमान ही है। अब कैसे खंडित करेंगे? पूर्व पक्षी ये कहेगा कि ये भी अनुमान ही है, जो सामने का भाग ग्रहण किया ये भी अनुमान ही है। सामने वाला तो क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान में तो प्रत्यक्ष लाएगा। ये तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, वो तो प्रत्यक्ष अनुमान में भी प्रत्यक्ष लाएगा ना, बिना अनुमान को भी तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होगा। हाँ, तो अनुमान में प्रत्यक्ष लाएगा, तो उस अवस्था में हम उसको कैसे खंडित करेंगे? उसी के द्वारा कहे हुए वाक्यों को ही पकड़ करके, जहां उसने प्रत्यक्ष को अनुमान बताया था, वो सूत्र कौन सा था? तत्पूर्व को एक देश ग्रहणात उपलब्धे है, ये हेतु था उसका। और इस हेतु के द्वारा उसने ये सिद्ध किया कि एक देश का ग्रहण करके हम पीछे के देशों का अनुमान कर रहे हैं और उससे पूरा वृक्ष का अनुमान हो रहा है। तो हेतु क्या था उसका? एक देश ग्रहणात उपलब्धि है, एक देश के ग्रहण से उपलब्धि होने से, एक देश के ग्रहण से, ये तो इसका ये हेतु हो गया, हेतु का थोड़ा हिस्सा, और उससे वृक्ष की उपलब्धि होने से। तो एक देश का ग्रहण जो उसने किया उसको क्या मान रहा है? वो लिंग, क्योंकि लिंग से लिंगी का बोध होता है, उसको वो लिंग मान रहा है। और हम जब कहेंगे कि देखो आपने एक देश का तो ग्रहण कर ही लिया, ये प्रत्यक्ष हो गया, तो प्रत्यक्ष को तो आपने स्वीकार कर लिया। अब वो ये कहने लगे कि नहीं, ये जो सामने का भाग है ये भी अनुमान से जान रहा हूं मैं। अब उससे कहेंगे कि अगर ऐसा कहोगे तो तुम्हारे हेतु से ये विरुद्ध जाएगा। हेतु क्या है उसका? एक देश ग्रहणात उपलब्धि है, अर्थात अनुमान का ज्ञान, अनुमेय का ज्ञान एक देश के ग्रहण से उपलब्ध होता है। तो एक देश का ग्रहण तो लिंग हो ही गया। अब अगर उस एक देश को भी वो लिंग कहेगा, वो लिंगी कहेगा, क्योंकि अनुमान कहेगा तो लिंगी तो बना फिर वो।
तो अब जब लिंगी हो गया एक देश का ग्रहण, तो उसके लिए फिर लिंग बताए दूसरा। अगर नहीं बताएगा तो एक देश ग्रहणाद उपलब्ध है, ये हेतु खंडित होगा उसका। तो उसी के द्वारा दिए हुए हेतु से हम उसके प्रत्यक्ष अनुमान बताने वाली बात को खंडित कर सकते हैं। बात हो गया, लेकिन एक बात ये भी है, अगर वो अनुमान मानेगा, जैसे कह रहा है एक देश को भी अनुमान मान रहे हैं हम, तो जब अनुमान मान रहा है तो अनुमान भी तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, बिना प्रत्यक्ष। ये तो आप कह रहे हैं, वो तो नहीं मानेगा ऐसा। वो कहेगा वो भी अनुमान है, वो सारे को अनुमान कहेगा। अनुमान अब आप कैसे बचेंगे? नहीं, तो वो अनुमान का तो बताएगा ना कि अनुमान की परिभाषा क्या है। तो उसी के हेतु पकड़ेंगे ना, उसी का हेतु पकड़ेंगे, हम अपना हेतु नहीं देंगे अलग से। तो अनुमान का क्योंकि किसी भी पूर्व पक्षी की बात को यदि उसी के वाक्य से हम खंडित करते हैं तो ये खंडन बहुत प्रबल होता है। अच्छा, क्योंकि हम उसी की बात को पकड़ के बोल रहे हैं। अब ये हमारी हम कोई नया हेतु देंगे तो उसको समझाना पड़ेगा बहुत देर तक, और जो उसने हेतु प्रस्तुत किया है उसको यदि वो कहे कि मैं इस हेतु को समझा नहीं हूं, तो तूने प्रयुक्त कैसे कर दिया? उसने प्रयुक्त किया है, हेतु बोला है, तो इसका अर्थ है उस हेतु को तो वो नकार ही नहीं सकता। तो ऐसा हम अस्त्र जब प्रयोग करते हैं, कहा गया ना कि शत्रु के ही अस्त्र से मारना वो ज्यादा प्रबल होता है, क्योंकि हमें उसमें कोई अलग से शस्त्र भी नहीं लाना है, कोई प्रयास ही नहीं करना है। तो उसका हेतु ही ये उसके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। जिस बात को वो कहना चाह रहा है वो बात उसके ही हेतु से, उसी के द्वारा प्रयुक्त हेतु से वो खंडित हो रही है। सामान्य व्यवहार में भी आता है ना कि शत्रु के घर में लड़ने से हमारी सेव रहता, अपना घर नहीं उजड़ेगा, आग लगेगी, कपड़ा टूटेगा, टूटेगा, छत टूटेगी तो उसकी टूटेगी, लट पैर चलेंगे तो इसलिए शत्रु के घर में शत्रु से लड़ने आसान है। हाँ, वो सही रहता है। तो उसके द्वारा प्रयुक्त हेतु उसी का ही है, वो है? उसी के साधन से हम उस पर वार कर रहे हैं। और कोई विषय पीछे का? आगे चलें क्या? चलो अच्छा, आप बताओ पहले थोड़ा। गुरु जी इस बात का यहाँ से लीजिए, कौन सा वाला? 175 वाला, जब समझे 175 पेज में है। हाँ, ये अंग तो भगवान पूर्व पक्षी से ये कहा जा रहा है कि श्रीमान जी आप ये बताइए, पृष्ठः पूछा हुआ, प्रथम पुरुष का प्रयोग है कि आप, क्योंकि भगवान का प्रयोग किया है तो प्रथम पुरुष ही तो आएगा, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है, आप ये बताइए, व्याचष्टाम बताइए कि गृह्यमाणस्य अवयविनः, जिस अवयवी को आपने अनुमान से गृहीत किया और उसमें आपत्ति ये दिखा रहा है वो कि कृत्स्न अवयवी नहीं गृहीत हो रहा है, पूरा अवयवी गृहीत नहीं हो रहा है, यही तो उसका कहना था। उसका कहना यही था, पूरा नहीं। और उसमें हेतु क्या था उसका कि पूरा अवयवी इसलिए गृहीत नहीं हो रहा है क्योंकि जिस अवयवी को हमने अनुमान से जाना है वो एक देश के ग्रहण से जान रहे हैं हम, एक देश के, क्योंकि एक देश का ही तो ग्रहण किया था। और उसमें यदि हम प्रतिसंधान नहीं करेंगे, यानी एक देश का सामने वाले का ग्रहण किया और पीछे वाले का अनुमान से जाकर के फिर उसका प्रतिसंधान किया, सबको मिलाया, तब मान रहा है वो। लेकिन एक देश के ग्रहण से यदि उसका अनुमान जो कि सिद्धांति का पक्ष था कि सामने के एक देश से ही पूरे अवयवी का ज्ञान हो जाता है, और वो कह रहा है नहीं, सामने वाले के एक देश से पूरे अवयवी का ज्ञान नहीं होगा, अधूरे अवयवी का होगा, अकृत्स्न, क्योंकि अवयवी तो पूरे में रहता है ना, इसीलिए वो कह रहा है पूरा अवयव दिखाई नहीं दिया। हाँ, इसलिए पूरा अवयव भी नहीं दिखाई। वो उसके पीछे जो भाव छिपा हुआ है वो अकृत्स्न क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके बुद्धि में ये है कि अवयवी तो सारे अवयव में है और सारे अवयवों का हमें प्रत्यक्ष हुआ नहीं, तो थोड़े से प्रत्यक्ष से तो थोड़े अवयवी का ही ज्ञान होना चाहिए। भाई जितनी चीनी डालो उतना ही मीठा होगा। गुड़ मीठा क्यों होगा? चीनी में गुड़ में चीनी क्यों डालेंगे? जितना गुड़ डालेंगे उतना रस मीठा होगा, उतना रस मीठा हो जाएगा।
जल मीठा हो जाएगा। रस तो मीठा ही होता है वैसे। हाँ, नहीं, वो रस का ही प्रयोग होता है। तो अब उससे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि सामने वाला भाग देखने से जो आपको आपत्ति आ रही है कि पूरे अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, तो हमें इतना बता दीजिए आप कृपा करके कि वो कौन सा भाग आपका अवयवी का अप्रत्यक्ष है, कौन से भाग का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो हम आगे व्याख्या करें थोड़ी सी। वो भाग कैसे बताए वो? क्योंकि वृक्ष शब्द तो उसने बोल दिया और कह ये रहा है कि वृक्ष का पूरा ज्ञान नहीं है, अवृक्ष है अवयवी, तो उसका कौन से भाग का ज्ञान नहीं है। अर्थात वृक्षत्व बुद्धि में जो वृक्ष रूपी एकत्व बुद्धि उत्पन्न हुई, उस बुद्धि में कौन सी ऐसी कमी दिखाई दे रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये मैं पूरा पूरा वृक्ष नहीं जान पा रहा हूं। तो ये उससे प्रश्न किया कि किम अगृहीतम मन्यते, आप कौन सा भाग उसका ग्रहण नहीं हुआ है ऐसा मान रहे हैं। ये न एक देशोपलब्धि ही स्यात्, जिससे ये कह सकें कि एक देश की ही उपलब्धि हुई है। अगर ये स्वीकार हो जाए कि ये भाग अगृहीत है, अगर ये बात सिद्ध हो जाए, तब ये वाक्य बनेगा कि एक देशोपलब्धि ही, एक देश की उपलब्धि हुई। कब होगी ये, कब होगा ये सिद्ध? जब अगृहीत भाग का पता लग जाए। और जब अगृहीत भाग का पता ही नहीं लग रहा है, पूरा अवयवी गृहीत हो रहा है, तो फिर ये नहीं कह सकते कि अवयवी के एक देश की उपलब्धि हो रही है। इसमें व्यवहार के दृष्टिकोण से हम अवयवी तो मानते हैं और एक रूप मान करके व्यवहार करते हैं, और पूर्व पक्षी को चुप कराने के लिए भी हम ये सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो पूर्व पक्षी का जो आक्षेप है मतलब ठीक उचित लगता है। बोलो बोलो पूर्व पक्षी की ओर से, और ठीक करो, उसको सिद्ध करो। नहीं मतलब वो जैसे कह रहा है कि एक ही अंश ग्रहण हो रहा है। हाँ ठीक है, और बाकी का नहीं। किसका? अवयवों में से, अवयवों में से कुछ अवयवों का या अवयवी के कुछ भाग का? चाहे हम उसको, चाहे से नहीं बात बनेगी, स्पष्ट निर्देश करना होगा। इसको हम पूरा एक अवयवी माने। किसको? एक वस्तु है। हाँ एक वस्तु, एक बोल दिया ना। हाँ। एक वस्तु, तो एक शब्द तो आ गया। तो आ गया, तो एक वस्तु का, इसी कलम को ले लो। हाँ जी, ये कलम है। पूरा हम ग्रहण तो नहीं कर पा रहे सीधा सीधा प्रत्यक्ष से। अच्छा, कौन सा? इस कलम में, कलम जो बुद्धि उत्पन्न हुई, एक कलम है ये, इसमें से कौन सा भाग अगृहीत है? जैसे ये भाग तो गृहीत हो रहा है सामने वाला, ठीक है, पीछे वाला तो हो ही नहीं रहा है। पीछे वाला भाग गृहीत नहीं हो रहा है। जान रहे हैं जोड़ करके। भैया ने बोला ना अभी कुछ दिन काम करने को, और उसके बाद ही फिर हम क्लास कर पाएंगे। तो पीछे वाला जो भाग गृहीत नहीं हो रहा है, बुद्धि से हम जोड़ करके ही जानते तो हैं। कलम रूपी बुद्धि में, कलम जो बुद्धि उत्पन्न हुई उसमें कुछ कमी आती दिखाई दे रही है क्या? ऐसा लग रहा है कि मैं इसको, इस वस्तु को कलम के रूप में नहीं जान पा रहा हूँ, थोड़ी बाधा सी दिखाई दे रही है। ज्ञान तो हो रहा है। तो देखो, तो शब्द बोल दिया, ज्ञान तो हो रहा है, तो को हटा दो, अब ज्ञान ही हो रहा है। ज्ञान हो रहा है। और ज्ञान हो रहा है तो कलम बुद्धि में तो कोई कमी है नहीं। और उसको भी हम अपनी बुद्धि से जोड़ करके ज्ञान कर रहे हैं कि पिछला वाला भाग भी है। वो तो सारे काम हो जाएंगे अपने आप। ये तुमने इतना सुन लिया, पढ़ लिया, इसलिए ऐसी बातें कह पा रहे हो। एक सामान्य व्यक्ति को ले लो, वो ये कहेगा कि देखो हम जोड़ रहे हैं इसको चारों तरफ से, तब ये ऐसी बुद्धि बन पा रही है। नहीं आचार्य जी, बात तो केवल प्रसंग यहाँ इसका है, ये केवल इतने का है, ये कलम का एक भाग। तो हम जब कलम का एक भाग कहते हैं, चाहे लंबा चाहे फाउंटेन में चाहे कार मान ले इसको हम, लेकिन हम कार कह तो दिया इसका। तो जो भी नाम हमने दे दिया अवयवी, वो तो सिद्ध हो गया। इसकी बात कहने की है कि अवयवी में क्या शंका है? हाँ, अवयवी में शंका जो है वो दिखानी पड़ेगी। और वो पूर्व पक्षी दिखाई नहीं सकता, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा ही है कि किम अगृहीतम मन्यते। अब इतना कहने के बाद, जबकि इनकी शैली है बादशाह इनकी कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी जो है कोई क्षेत्र रह जाता है किसी विषय को समझने में, तो उसको उठाते हैं ये। लेकिन यहाँ जब अगृहीतम मन्यते प्रश्न उठाया गया पूर्व पक्षी की ओर से, तो पूर्व पक्षी ने इसका दिया है कोई उत्तर? इसका अर्थ है इसमें कोई क्षेत्र नहीं है, यानी बिल्कुल सैद्धांतिक पक्का ज्ञान है ये अवयवी के विषय में। अवयवी मानने की दृष्टिकोण से कोई दोष नहीं है, अवयवी तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो फिर लेकिन आ गया तुम्हारा, जो भाग नहीं दिख रहा है
जो भाग नहीं दिख रहा है वो अवयवों की दृष्टि से है, अवयवी की दृष्टि से नहीं है। जो भाग नहीं दिख रहा है उसमें तुम ये तो कह सकते हो कि ये जो कलम है सामने, इसमें कौन कौन से अवयव हैं इसको नहीं जान पा रहा हूं मैं, लेकिन ये जो कलम है, ये कलम का ज्ञान, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। कलम तो ये तत्वों का तो ज्ञान हो रहा है। हाँ, जैसे रिफिल कोई अलग से हम कर रखे हैं इसके अंदर, हाँ, दूसरी कंपनी, ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो हमको ज्ञान नहीं हो पाएगा। देखो रिफिल शब्द अलग है, रिफिल एक अलग अवयवी है। अभी हमने कलम को बोला है, अब कलम का ऐसे क्या खोल अलग कर दो, वो एक अलग अवयवी हो गया, रिफिल एक अलग अवयवी हो गया। पूरा पूरा एक अवयवी लेते हैं, हाँ, वो जो रिफिल है वो तो एक अवयव मानना पड़ेगा। नहीं तो अवयवी तो अवयवों पर आश्रित होता ही है, वो अवयव बन जाएगा उस काल में। कलम रूपी अवयवी की दृष्टि से रिफिल अवयव है, लेकिन स्वयं रिफिल अपने में वो स्वयं अवयवी है। जैसे हम इस कमरे में जो बैठे हुए हैं जितने व्यक्ति, तो अलग अलग दृष्टि से सारे क्या हैं, ये अवयवी, लेकिन भारत की दृष्टि से अवयव, सारी सृष्टि की दृष्टि से सृष्टि एक अवयवी और हम उसके अवयव, लेकिन स्वयं अवयवी भी हैं। तो वो बात नहीं हो रही है। हमें जो कलम का ज्ञान हुआ है, ये सब मिलाकर के, चाहे रिफिल है इसमें, मान लो रिफिल ना हो तो दिख तो रही नहीं है, तो क्या हम कलम नहीं कहेंगे इसको, तब भी कलम का ही ज्ञान होगा। तो ज्ञान जो होता है एक तो बुद्धि जहां होती है, क्योंकि एक बात और भी है, एक जो शब्द है, एक संख्यावाचक, ये संख्या गुण है या द्रव्य है? कणाद के सूत्र में जहां 24 गुण गिनाए गए हैं, वहां संख्या को भी है, रूप रस गंध स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वम् संयोग विभागौ परत्वा परत्वे बुद्धयः सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणः। वो 4 से फिर 7 और लिए हैं। तो संख्या है गुण। अब गुण किस पर रहता है आश्रित? गुणी में। तो एक जो शब्द है कि ये एक कलम है, तो एक शब्द है संख्या। अब इसको चाहिए गुणी, तो गुणी कौन है? वो कलम। अब हम ये कहने लगे नहीं गुणी ये अधूरा है ये गुणी अधूरा है, तो ऐसा नहीं होता। अधूरे गुणी में कभी गुण नहीं रहता है। गुण अगर किसी गुणी में है तो गुणी पूरा ही होगा, तो अवयवी सदा पूरा होता है। ये पक्का सिद्धांत है, इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं मिलेगा इसका। अवयव के दृष्टिकोण से हम मान सकते हैं कि अलग उसको तो किसी ने निषेध ही नहीं किया, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, वो विषय ही नहीं है, वो विषय ही नहीं है। क्योंकि यहां जो बात चली थी यहां से कि पूर्व पक्षी कोई कह सकता है कि सारी चर्चा क्यों की जा रही है, समस्या क्या आ गई थी? प्रत्यक्ष को खत्म करने। हाँ, समस्या आ गई थी, प्रत्यक्ष पर चोट आ रही थी। प्रत्यक्ष को निषेध करने की। अब प्रत्यक्ष की व्याख्या करते करते, उसको सिद्ध करते करते, उसको स्थापित करते करते ये अवयवी का सिद्धांत भी आ गया है बीच में। और ये हमारा सबका प्रत्यक्ष है, व्यवहार हमारा चलता है इससे। नहीं तो संसार में हम पदार्थों के नाम ही नहीं रख पाएंगे। फिर जब सारे परमाणु ही हैं, उन्हीं का समूह है, तो कोई नाम नहीं रखना फिर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला अनुच्छेद है सूत्र का जो रह गया है अंतिम, तो समुदायी वार्तिक है, समुदायी अशेषतावा समुदायो वृक्षः स्यात्। कॉमा लगा दीजिए। तत्प्राप्तिर्वा उभयथा ग्रहणा भावः। ये वार्तिक पूरा हुआ। क्या समुदाय यशेषता संधि हो गई है। समुदाय यशेषता वा समुदायो वृक्षः स्यात् तत्प्राप्तिर्वा उभयथा ग्रहणा भावः। समुदाय की अशेषता, समुदाय किसे कहते हैं? और खोलिए। समुदाय है जिसका, उसको समुदाय कहेंगे। हाँ, तो क्या और खोलें, थोड़ा शब्द बदलें। नहीं, अवयव अवयवी के रूप से लें हैं समुदाय को। समुदाय का अर्थ क्या हुआ?
समुदाय वाला समुदाय है जिसका, ये समुदाय कौन है? अवयव या अवयवी? समुदाय मतलब अवयव। समुदाय का अर्थ अवयव। समुदाय है जिसका, और ये समुदाय हो गया पूरा, ये अवयव है। ये होगा ना, समुदाय तो अवयवी के स्थान पे आएगा, समुदाय आएगा अवयव के स्थान पर। भाई समुदाय जिसका, उसको समुदाय कहेंगे। समुदाय समूह हो गया। हाँ, समुदाय समूह। समूह अवयव होता है। अवयवी होगा उनका समुदाय। गुरु जी, तो समुदायों का समुदाय है जिसका, उसको समुदाय कहेंगे। तो समुदाय क्या चीज है? समुदाय पूरा समूह। समूह पूरा समूह। हाँ। तो पूरा समूह अवयव है कि अवयवी है? तो इस तरह समुदाय का अर्थ हुआ अवयव। समुदायी समुदाय है जिसका, यानी समुदाय का घटक, तो वो हो गया अवयव। अब यहाँ ये वार्तिककार कह रहे हैं समुदाय का मतलब हो गया अवयव है। समुदाय है जिसका, जिसका समुदाय है उसको समुदाय कहेंगे। समुदाय अवयव, और समुदाय जो है वो पूरा समूह हो गया। समूह हो गया। अब यहाँ पूर्व पक्षी से सिद्धांती ये कह रहा है कि यदि तुम अवयवी को नहीं मानोगे, और जब नहीं मानोगे तो दो बातें कह सकते हो कि ये जो समुदाय हैं इनकी अशेषता, पूर्णता। समुदाय हो गए अलग अलग उसके घटक, सामने का एक देश, पीछे का एक देश इत्यादि सब, ये सब क्या है? समुदाय। और इनकी अशेषता, इनकी पूर्णता, संपूर्णता। संपूर्णता जब होगी तो उसे क्या कहेंगे? समुदाय। तो तुम्हारी दृष्टि से अवयवी न मानने पर समुदायों की पूर्णता जो समुदाय है वो वृक्ष बनेगा, अथवा ये वाक्य के आगे तत्प्राप्तिर्वा, अथवा उसकी प्राप्ति, उसकी उपलब्धि। उपलब्धि का तात्पर्य प्रत्यक्ष। समुदाय की अशेषता, या तो इसको वृक्ष कहोगे, यानी कि सारे समुदाय, अथवा इन सब समुदायों की प्राप्ति, प्रत्यक्ष होना, इसको वृक्ष कहोगे, हैं? लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में उभयथा ग्रहणाभाव, अवयवी का ग्रहण नहीं हो सकता। दोनों ही अवस्थाओं में, एक एक करके दोनों की व्याख्या करेंगे कि दोनों ही अवस्थाओं में ग्रहणाभाव, ग्रहण का अभाव। किसके ग्रहण का अभाव? अवयवी के ग्रहण का अभाव। वो नहीं हो पाएगा। उसमें कारण बताएंगे अभी व्याख्या में कि क्यों ऐसा होगा। शास्त्री जी ने दो उदाहरण लगे, एक तो समुदाय, एक समुदायों का संबंध। हाँ, वो संबंध भी अर्थ करते हैं कहीं कहीं प्राप्ति का, लेकिन यहाँ संगति प्रत्यक्ष की दृष्टि से ज्यादा लगेगी आपको। इसी का अर्थ। हाँ, क्योंकि आगे जो व्याख्या आ रही है वो उसी रूप में आ रही है, उसकी संगति ज्यादा है। वैसे दोनों और प्रकार के अर्थ होते हैं इसके प्राप्ति के, यानी कि उनका संयोग समुदायों का, और दूसरा है उसकी उपलब्धि, उसका प्रत्यक्ष। तो भाष्य देखिए, व्याख्या उसकी वार्तिक की। अब समुदाय क्या क्या है वो बता रहे हैं। जैसे मूल, अब ये वृक्ष पर ही टिके हुए हैं, वृक्ष की जड़, ये क्या है? समुदायी, उसका अवयव हो गया ना वृक्ष का। स्कंध, स्कंध किसको बोलेंगे? कंधे को बोलेंगे, जो उसके शाखाएं होंगी, जो मूल शाखा होती है, जिस पर वृक्ष खड़ा है, तना बोलते हैं उसको। मूल, वो जो पिंड, जहाँ से जो मुख्य पेड़ है, जो मुख्य पेड़, उसे क्या बोलेंगे? हाँ, तो स्कंध इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मूल वाले को, जो सबसे मोटी लकड़ी है वृक्ष की। अच्छा, तना ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद शाखा कहते हैं उसकी। तो मूल जड़ हो गई, स्कंध तना हो गया, और शाखा जो अन्य टेढ़ी मेढ़ी चारों तरफ निकल रही है इधर उधर को, ये सब शाखाएं हो गई। और पलाश, पत्ते आदि, आदि कह करके और चीजें ले लीजिए आप, फूल है और सब चीजें हैं, फल है, ये सब मिला करके। तो मूल, स्कंध, शाखा, पलाशादि नाम अशेषता। अब पीछे जो वार्तिक में था समुदायी अशेषता, तो समुदायी हो गए इतने सारे, ये इनकी अशेषता, पूर्णता। और पूर्णता जब बनती है तो वो क्या बन जाता है? समुदाय।
तो वृक्ष इति स्यात्, वो वृक्ष कहोगे आप। अभी उसी की ओर से बोल रहे हैं कि आप उसी को तो वृक्ष कहोगे, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, वो आगे बताएंगे क्यों नहीं हो पाएगा ये वृक्ष। प्राप्तिर्वा समुदायी नाम अथवा मूल स्कंद शाखा पलाश आदि की प्राप्ति, इनका प्रत्यक्ष, इनकी उपलब्धि है, इसको आप वृक्ष कहोगे। ना इसके अलग अलग होता है क्या? ये मूल शाखा जो गिनाएगा, ये मूल ये शाखा, हाँ, ये हो गए समुदायी, और इनकी अशेषता को वृक्ष कहोगे। ये प्राप्ति दूसरा हो गया, इनके सबका प्रत्यक्ष होना, इनका सबका प्रत्यक्ष हो तो वृक्ष कहोगे, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं घटने वाला, वो आगे बताएंगे। दोनों में से कुछ भी नहीं घट पाएगा, तो तुम्हारी दृष्टि से तुम्हारे पक्ष में अवयवी का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। मूल स्कंध शाखा इत्यादि की अशेषता जो समुदाय है, चाहे उसको वृक्ष कहो अथवा इन मूल स्कंध शाखा इत्यादि की जो प्राप्ति है, इनका प्रत्यक्ष है, इसको वृक्ष कहो। परंतु दोनों ही रूप में, दोनों प्रकार से उभयथा समुदाय भूतस्य वृक्षस्य ग्रहणम न उपपद्यते। समुदाय भूत जो वृक्ष है अवयवी है, समुदाय, यहां अवयवी शब्द न कहा जाए, समुदाय भूत जो वृक्ष है उसका ग्रहण सिद्ध नहीं हो रहा है। कारण क्या है उसमें, अब वो कारण बता रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समझना है, क्या ये ऐसा कहना चाहते हैं कि आप जैसे मूल स्कंद शाखा इन सबको मिला करके अवयव मानते हुए, इन सबके इनको अवयव मानते हुए, यदि इन सबको मिला करके आप ग्रहण करना चाहते हैं, हाँ, पूर्णता, ये प्रकरण वही चल रहा है अभी, अकृष्ण वाला जो है, अकृष्ण और कृष्ण, और एक एक करके यदि लेते हैं, मूल को केवल और पत्ता को केवल ऐसे रूप में लेते हैं तो न वो बात नहीं। यहाँ तो वृक्ष का ज्ञान करना है। इनके पूर्व पक्षी वृक्ष किसको कहेगा, तो पूर्व पक्षी के पास दो उत्तर हैं कि एक तो इनके समुदाय के, इनके पूरे समुदाय को वृक्ष कहेगा, जो उसके अलग अलग घटक हैं, वृक्ष शाखा इत्यादि पलाश इत्यादि, इन संपूर्ण को वृक्ष कहेगा, तब भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि संपूर्ण का प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा है। ये आगे कहेंगे, अभी ये तो मैं दे रहा हूं उत्तर, वैसे ही आगे आने वाला। और यदि प्राप्ति को, इनके प्रत्यक्ष को वृक्ष कहेगा, यानी प्रत्यक्ष सबका हो गया, अब वृक्ष बुद्धि बनी, ऐसा यदि वो कहेगा, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि प्राप्ति जिनकी होनी है, जिनका प्रत्यक्ष होना है, वो सबका होता ही नहीं, सबका होता ही नहीं। तो इस तरह से पूर्व पक्षी की दृष्टि से वृक्ष बुद्धि बनेगी ही नहीं, और बनती है ये व्यवहार से सिद्ध है। तो यही आगे कह रहे हैं कि उभयथा समुदाय भूतस्य वृक्षस्य ग्रहणम नोपपद्यते इति। अब उसमें कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं वृक्ष का ग्रहण सिद्ध हो रहा है। उत्तर दिया, पहले समुदाय की अशेषता का उत्तर दे रहे हैं कि अवयवै स्तावद अवयवांतरस्य व्यवधानात् अशेष ग्रहणम नोपपद्यते। अवयवों के द्वारा, ये बात पीछे आई थी, ध्यान आ रहा है नहीं? सामने का जो एक देश है, जो अवयव है सामने के, उनके द्वारा अवयवांतरस्य व्यवधानात्, जो अन्य पीछे के, मध्य के, सबके दाएं बाएं, ये जो अवयव हैं, इनका हो गया व्यवधान, तो उनका तो ग्रहण हो नहीं रहा है, और नहीं हो रहा है तो अशेष ग्रहणम, ये जो कहा था कि पूरे का ग्रहण हो जाएगा, ये सिद्ध नहीं हो रहा है। ये सिद्ध नहीं हो रहा है तो तुम्हें समुदाय का, तुम्हारा समुदाय बना ही नहीं, तुम्हारा समुदाय तुम्हारी बुद्धि में बना ही नहीं, और नहीं बना तो उस समुदाय को वृक्ष कैसे कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारा समुदाय ही नहीं बना, पहली बात। अब दूसरा हुआ प्राप्ति का, कि प्राप्ति ग्रहणमपि नोपद्यते। प्राप्ति अर्थात उनका प्रत्यक्ष, अगर हम संयोग अर्थ भी ले लें इसका तो चलो वो लग जाएगा। हम संयोग इस तरह से लेंगे कि प्राप्ति ग्रहणम न उपद्यते, अर्थात उनके संयोग को हम नहीं जान पा रहे हैं सबके, कि मूल स्कंध कहाँ जुड़ी, शाखा कहाँ जुड़ी, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा वैसा बन जाता है। और सीधा हम ये कहें कि ये हमें सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये सारे हमें दिखाई ही नहीं दे रहे, तो प्राप्ति इस तरह से ले लेंगे। तो प्राप्ति ग्रहण भी सिद्ध नहीं हो रहा है सबका। उसमें हेतु दिया प्राप्ति मताम अग्रहणात्, जिनकी प्राप्ति कही जा रही है उनका
ग्रहण न होने से, अर्थात उनका प्रत्यक्ष न होने से। क्योंकि एक ही दृष्टि में मूल, स्कंध, शाखा, चलो स्कंध, शाखा, पलाश आदि को तो ऐसे ऐसे आंख घुमा घुमा के देख भी लो, और मूल वो आंख घुमा करके भी नहीं चलेगा पता। और फिर हम ये जो देखेंगे मूल, स्कंध, शाखा, ये भी हमें, स्कंध, शाखा आदि ये भी हमें पूरे पूरे नहीं दिख रहे। तना दिख रहा है तो सामने का ही भाग दिख रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पूरा तना दिखाई दे रहा है? अशेषता तो वहां भी नहीं आ पा रही है। तो प्राप्ति मताम अग्रहणात्। इन्होंने भी, सुदर्शन देव जी ने भी यही जो आप अर्थ कर रहे हैं ना, अच्छा, यही अर्थ किया है। प्रत्यक्ष वाला जो है प्राप्ति, ज्ञान, उसका उपलब्धि। तो प्राप्ति मताम अग्रहणात्। अब यहाँ जो वार्तिक आया था उसका पूरे का अर्थ हो चुका। उभयथा ग्रहणा भाव, इसकी व्याख्या इसमें आ गई। क्योंकि न तो समुदाय का ग्रहण हो पा रहा है, व्यवधान हो गया अवयवों में, और न ही प्राप्ति हो पा रही है। अब ये अंतिम जो निष्कर्ष है, सिद्धांती अपनी ओर से बोल रहा है। अब ये वार्तिक का अर्थ नहीं, आगे जो पंक्ति है ये निष्कर्ष है फिर अंत में कि सा इयम, ये सा जो है ये वृक्ष बुद्धि का विशेषण है। आगे जो आ रहा है शब्द कि ये जो वृक्ष बुद्धि है, सा इयम वृक्ष बुद्धि ही। और ये वृक्ष बुद्धि क्या है? अवयवी रूपी बुद्धि। कि सा इयम वृक्ष बुद्धि ही एक देश ग्रहण सहचरिता, ये एक देश के ग्रहण के साथ ही साथ चलती है। वृक्ष बुद्धि है, एकत्व जो ज्ञान हो रहा है, ये एक वृक्ष है। ये बुद्धि, ये ज्ञान एक देश के ग्रहण के साथ साथ चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक देश का ग्रहण हुआ है तो वृक्ष बुद्धि नहीं बनेगी या अधूरी बनेगी, अधूरी नहीं होती है ये। तो एक देश ग्रहण सहचरिता वृक्ष बुद्धि ही द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते, ये द्रव्यांतर भिन्न द्रव्य की उत्पत्ति में ये समर्थ हो रही है। अर्थात ये वृक्ष बुद्धि बता रही है कि द्रव्यांतर उत्पन्न हो गया। ये अवयवी को बिल्कुल द्रव्यांतर मानते हैं, ध्यान रखना। अवयवी अवयवों से भिन्न है, अवयवों में रहता हुआ भी, अवयवों में रहता हुआ भी अवयवी। अब हम यहाँ ईश्वर का दृष्टांत दें, यद्यपि पूरा पूरा तो नहीं घटेगा, लेकिन हम इस रूप में ले सकते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, और सर्वत्र व्यापक यानी कि हर वस्तु में है, कोई स्थान खाली तो है नहीं। जब कोई स्थान खाली नहीं है तो सारा ईश्वर ही ईश्वर तो हुआ, फिर और चीजें कहां पे आएंगी? सारा स्थान तो ईश्वर ने घेर लिया, तो ये परमाणु कहां पे आएंगे? जीवात्मा कहां पे आएंगे? तो हम कहते हैं इनके अंदर भी है। अरे इनके अंदर है कहने पर भी तो बात वही हुई कि सारा स्थान तो घेर ही लिया उसने। लेकिन ऐसा व्यवहार वहां नहीं होता है। कहने का तात्पर्य सर्वत्र विद्यमान होते हुए, जैसे ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ऐसे ही अवयवी सारे अवयवों में व्यापक है। अब भिन्नता के ले लो कि जैसे ईश्वर सर्वत्र व्यापक होता हुआ भी इन सबसे अलग भी है, ऐसे ही अवयवी सारे अवयवों में होता हुआ भी उनसे अलग है। लेकिन इसकी उत्पत्ति होती है, ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती। सारी बात नहीं घटानी है यहाँ पर। तो अवयवी की उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है? जहां में वृक्षत्व बुद्धि आ गई। वृक्ष बुद्धि उत्पन्न होते ही ये उत्पन्न हो गई वृक्ष बुद्धि है। और जिसको जो भी देखेगा उसके लिए उत्पत्ति हो गई अवयवी की, जहां एकत्व बुद्धि हो। हाँ, तो द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते न समुदाय मात्रे। ये केवल समुदाय मात्र की बात नहीं है कि पूरा समुदाय हो, पूरे समुदाय का ज्ञान हो जाए, पूरा समुदाय गृहीत हो जाए, जो संभव नहीं है। दिखा दिया पीछे, पूरा समुदाय कभी भी संभव ही नहीं है कि आप गृहीत कर लो। पूरे समुदाय का ग्रहण संभव नहीं है। संभव हमेशा एक देश का ही ग्रहण है, और एक देश का ग्रहण संभव है और अवयवी का ज्ञान पूरा हो रहा है हमें। तो क्या कहेंगे हम कि एक देश सहचरिता, एक देश के साथ साथ रहने वाली वृक्ष बुद्धि, ये ज्ञान होता है।
ये समुदाय को पक्ष मानने वालों का ही खंडन कर रहे हैं। हाँ। जो समुदाय मानते हो तो जो समुदाय मानते हैं केवल, भी नहीं मानते और नई उत्पत्ति नहीं मानते, नई उत्पत्ति नहीं मानते, यानी कुछ भी नया नहीं बना, हाँ। ऐसा जो मानते हैं उनका खंडन, उसका खंडन है ये। क्योंकि अगर और द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं मानोगे तो तुम्हारा व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार में वो भी मानते हैं, व्यवहार में तो भी मान रहे हैं, और व्यवहार से सिद्ध है ये, व्यवहार उनका भी वैसा ही हो रहा है। अब जैसे यही तर्क दे रहे थे, कलम है, कलम का एक भाग दिखाई दे रहा है, तो कलम तो कहना ही पड़ा। अब कोई ये कहने लगे कि ठीक है चलो व्यवहार में हम मान लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि फिर व्यवहार नहीं होगा, जब तो व्यवहार नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वहां तो हम फिर व्यवहार से विपरीत क्या बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे अव्यावहारिक। तो अव्यावहारिक नहीं, व्यवहार का उल्टा वैसे बनेगा जाकर के परमार्थ। व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार होता है हमारा संसार में, हम जब कोई क्रिया करते हैं, व्यवहार लोकाचार्य तो आता है ना, हाँ वो सारा उसी में आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति समाधिस्थ होकर के बैठा हुआ है और वहां अब संप्रज्ञात समाधि में जाकर के उसने प्रत्यक्ष करना प्रारंभ किया। और प्रत्यक्ष करने की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, किस बिंदु से? अणुओं से, जिनको हम कहते हैं पंच महाभूतों के अणु। उसमें आप पंच महाभूत भी ले सकते हैं, लेकिन पंच महाभूत तो सारे ही कर रहे हैं प्रत्यक्ष। वो उनमें बारीकी में पहुंचेगा, गंभीरता में पहुंचेगा और अपने ज्ञान से उनका खंडन करेगा। खंडन का मतलब विरोध नहीं, टुकड़े करेगा। खंडन करेगा हर वस्तु का। अब खंडन करेगा पंच महाभूतों का, तो अणु तक पहुंचेगा, तो अणु का साक्षात्कार हुआ। अब ये अणु का जब साक्षात्कार कर रहा है तो ये अवयवी जो एक पंच महाभूत, जैसे कोई मेज है, कुर्सी है, ये अवयवी है। लेकिन अब समाधिस्थ पुरुष उस कुर्सी को कुर्सी के रूप में नहीं देख रहा है। अब वो ये देख रहा है इसमें पार्थिव अणु लगे हुए हैं। तो क्या अब उस कुर्सी पर बैठ रहा है वो? क्या किसी से मंगा रहा है कुर्सी उठा के ले आओ? व्यवहार नहीं कर रहा है ना। मैं बता रहा हूँ आपको व्यवहार शास्त्र क्यों है ये। अच्छा गुरु जी, ये मेरी बात समझ में आई, आप जो कहना चाह रहे हो। हाँ। वास्तव में ये व्यवहार पक्ष के लिए है, परमार्थ पक्ष में बुद्ध ने भी परमार्थ पक्ष में, लेकिन वो व्यवहार में भी कर रहे हैं। बात ये हो रही है व्यवहार में नहीं करना चाहिए। उन्होंने चलाया होगा, बुद्ध की कहने के भाव जो रहे होंगे वो वैराग्य की दृष्टि के पर वैराग्य हो जाएंगे संसार से, तो जब ये देखने लग जाएंगे तो हमें वैराग्य हो जाएगा। व्यवहार क्यों नहीं हो रहा है गुरु जी? चित्तों के जब मान लीजिए स्थिर बैठे हुए हैं, हाँ। चित्तों के बीच चल रहा होगा, वहाँ भी तो व्यवहार ही हो रहा है। कैसे? मुक्ति क्या कुर्सी चाहिए उसको बैठने के लिए? वहाँ कुर्सी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो भी तो अपना योगी व्यवहार है वहाँ। कैसा योग? कुर्सी से नहीं, कुर्सी से नहीं हो रहा मुझे। तो कुर्सी की बात हो रही है अभी तो, कि कुर्सी का जब प्रत्यक्ष करेगा योगी बैठो तो उसके व्यवहार क्यों? तो वो कुर्सी का प्रत्यक्ष नहीं, कुर्सी का प्रत्यक्ष तो कर लिया था उसने व्यवहार में। अब कुर्सी के घटकों का प्रत्यक्ष करेगा। देखेगा ना कुर्सी है क्या चीज, अणुओं से बनी है। अब अणु का भी और टुकड़े करेगा, वो तन्मात्रा में पहुंचेगा। तन्मात्राओं का भी टुकड़े करता ही जाएगा है? फिर अहंकार में पहुंचा, अहंकार से महत में पहुंचा और महत से प्रकृति में, सत्व रज तम में पहुंचा। वहां तक का प्रत्यक्ष किया उसने। कौन सी समाधि में? संप्रज्ञा समाधि में। संप्रज्ञा समाधि के 4 भाग हैं। पहले भाग में अणुओं का प्रत्यक्ष, दूसरे भाग में तन्मात्राओं से लेकर के और महत तक का प्रत्यक्ष, तीसरे भाग में, तीसरा भाग का तात्पर्य आनंदानुगत समाधि। वहां पर उसने मूल प्रकृति, सत्व रज तम, इनका प्रत्यक्ष किया। और अंतिम जो भाग है अस्मितानुगत समाधि, वहां उसने स्वयं का अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष किया। और ये सब समाधियां सालंबन कहलाती हैं। इसमें आलंबन किसी न किसी विषय का बना हुआ है। इसमें आलंबन कहने मात्र से क्या ऐसा हम ले सकते हैं कि जिसको विषय बनाएंगे केवल उसी का ही साक्षात्कार होगा?
हाँ उसी का होगा। और जिसको विषय नहीं बनाएंगे ये सामान्य सी बात उसका क्यों होगा? नहीं, जैसे हम उसका क्रम बता दिया है, जैसे वितरक पहले हो फिर विचार हो, ऐसा आवश्यक है या अक्रम से भी हो जाए? नहीं, अक्रम से तब होगा जबकि वो क्रम से पहले कभी कर चुका है। जैसे हम किसी वस्तु की बारीकी को बहुत गहनता से जान चुके हैं अनेकों बार, तो हम अपनी बुद्धि को किसी भी बिंदु पर ले जा सकते हैं फिर तुरंत ही उसी क्षण। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि कहीं पर एक कमरा बना हुआ है, अब वो कमरा प्रकोष्ठ किसी और प्रकोष्ठ के अंदर है, वो किसी और प्रकोष्ठ के अंदर है, वो किसी और 5 प्रकोष्ठ मान लीजिए हैं। अब 5 प्रकोष्ठ में कोई व्यक्ति पहली बार प्रवेश कर रहा है, पहली बार प्रवेश कर रहा है, तो उसको प्रवेश करने से पहले अंतिम प्रकोष्ठ का स्मरण आ जाएगा? नहीं आएगा ना। वो एक एक कोष्ठ को क्रम से खोल करके देखेगा और अब स्मरण में उसके आते जा रहे हैं। अब दोबारा आया वो, अब दोबारा आया तो अब उसको प्रथम प्रकोष्ठ खोलते समय भी अंतिम प्रकोष्ठ का ज्ञान हो सकता है। इस तरह से है, तो वहां तो क्रम भंग हो सकता है फिर, लेकिन प्रारंभ में धीरे धीरे हमें यहीं से चलना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सीधा सीधा अस्मिता वाला आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और प्रकृति की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा व्यास ने नहीं कहा है कहीं पर। चलिए अब आगे, क्योंकि पूर्व पक्षी की बात तो खंडित हो गई, अब खंडित हो गई तो वो ऐसे क्या चुप बैठ जाएगा अभी? अभी तो जोर लगाएगा ना। तो अब जो पीछे जो हमारा सूत्र चल रहा था, ये जिस सूत्र की व्याख्या थी, क्या था सूत्र? वो जल्दी बोलेंगे। प्रत्यक्षम नहीं, जिस सूत्र की व्याख्या है 33वां, हाँ, न च एक देशोपलब्धि ही अवयवी सद्भावात। सिद्धांती ने उत्तर दिया कि केवल एक देश की ही उपलब्धि नहीं होती है, अवयवी की भी उपलब्धि होती है। और हेतु क्या दिया है उपलब्धि में? कि उसका सद्भाव है, यानी वो है मान करके उत्तर दिया था उसने। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि अवयवी है, ऐसा जो आपने कहा, तो है जब बोलते हैं जब कोई बात सिद्ध होती है पहले से, ठीक है ना। और पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो भी सिद्ध करना है कि अभी वहां पर है या नहीं है, और आपने उसी को आधार मान करके उत्तर दिया था, तो आपका उत्तर मैं नहीं मानता। तो सूत्र बोलेंगे आगे कि साध्यत्वात् अवयविनी संदेह, ये आपका अवयवी है ये कहना अभी साध्य है। और साध्य विषय को जब कोई वादी या प्रतिवादी हेतु के रूप में प्रस्तुत करता है, तो वो कौन सा हेत्वाभास बनता है? पीछे पढ़ चुके हो आप, साध्य सम हेत्वाभास है ही आपका, क्योंकि सिद्ध करना है, अभी सिद्ध है ही नहीं। और साध्य सम हेत्वाभास हेतु होता है कि अहेतु? अहेतु होगा फिर। और अहेतु से कोई भी बात सिद्ध नहीं होती, तो आपका सिद्ध करना खंडित हो गया। तो भाष्य देखिए कि यद उक्तम, सूत्रकार समझ में आ गया कि साध्य होने से अवयवी में अभी संदेह है, अवयवी अभी साध्य कोटि में है, उसको सिद्ध करना है, निश्चय नहीं है। तो यद उक्तम, ये जो आपने पीछे कहा था, इसी 33वें सूत्र का थोड़ा सा हिस्सा लिया उन्होंने हेतु वाला, कि अवयवी सद्भावात् इति, ये जो आपने कहा अयम अहेतु, कौन कह रहा है? ये पूर्व पक्षी। और अब इसने खंडन में क्या हेतु दिया? हेतु सब देते हैं, हेतु रहित तो कुछ होता ही नहीं यहां पर। इसने भी दिया अपना हेतु कि आपका अवयवी, ये आपका हेतु अहेतु क्यों है? तो देखो हेतु का खंडन किससे कर रहा है? वो हेतु से, ठीक है ना। हेतु का खंडन हेतु से, तो साध्यत्वात्, क्योंकि ये साध्य है अभी। साध्यं तावद् एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते इति, यानी कारणों से, कारण कौन? सामने का एक देश, उसी को पकड़ो, उतने हिस्से को, सामने का एक देश, अर्वाक भाग जो देखा, ये क्या है? कारण।
बहुवचन इसलिए है कि वो एक देश ऊपर का, नीचे का, कहीं का, शाखा दिख गई, पत्ता दिख गया, कुछ भी दिख गया, बहुत सारे हो सकते हैं वो, तो बहुवचन दे दिया। तो कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते, ये जो आप कहते हैं कि कारण से, एक देश से द्रव्यांतर अर्थात अवयवी उत्पन्न हो जाता है, ये जो आपने कहा ये साध्यम तावत, ये साध्य है। अभी क्यों साध्य है? कहा अनुपपादितम एतत्, ये अभी सिद्धि नहीं किया गया है और वास्तव में भी कहीं सिद्ध तो किया नहीं है। कहाँ किया है सिद्ध? सिद्ध मान करके हेतु प्रस्तुत किया था पिछले सूत्र में। वो कह रहा है आपने सिद्ध तो किया ही नहीं कहीं पर भी है कि अभी भी होता भी है, लोक व्यवहार से तो है ना, लोक व्यवहार तो व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार कोई आप सूत्र में बोलो ना, आप सूत्र बनाओ, भाष्य करो, कुछ तो बोलो कि सिद्ध है। ये कहाँ सिद्ध किया आपने? सिद्ध है ना, क्योंकि अगर ये उपपादित होता तो ये पंक्ति नहीं आती, अनुपपादितम एतत्, ये अभी अनुपपादित है, ये सिद्ध ही नहीं किया है आपने कहीं। और एवं च सति, और अनुपपादित होने से विप्रतिमात्रम, विप्रतिमात्र ही तो है ये, विप्रतिपत्ति मात्र इसलिए है कि भाई आप कहते हो है, दूसरा कहता है नहीं है, दूसरे ने भी सिद्ध नहीं किया कि नहीं है, सिद्ध कर दे वो, आपने भी सिद्ध नहीं किया कि है। जैसे पीछे आया था ना, जहां कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है नहीं है, ये क्या होता है? विप्रतिपत्ति। अब जिसने है कहा उसने भी सिद्ध नहीं किया अभी, जिसने कहा नहीं है उसने भी सिद्ध नहीं किया अभी, और तीसरा व्यक्ति इन दोनों की बातों को सुन रहा है, वो क्या निर्णय करेगा? कुछ नहीं, वो संशय में रहेगा। क्या है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है मैं अभी संशय में हूं क्योंकि आपके द्वारा हेतु में प्रस्तुत किया गया अवयवी ये अभी सिद्ध ही नहीं है। एवं च सति विप्रति मात्रम भवति, विप्रतिपत्ति मात्रम भवति, ये विप्रतिपत्ति है ये, और विप्रतिपत्तिश्च अवयविनी संशय। विप्रतिपत्ति जब होती है तो सूत्र संशय का क्या था? समान धर्मोपपत्तेर विप्रतिपत्तेरुपलब्ध्य नुपलब्ध्य व्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। और आपको पीछे ध्यान होगा कि विप्रतिपत्ति की जब बात चल रही थी और वहां उसका परीक्षण हो रहा था दूसरे अध्याय के ही प्रारंभ में, तो विप्रतिपत्ति को मान करके पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि विप्रतिपत्ति से संशय नहीं होता, और उसने कहा था क्यों कि विप्रतिपत्त उच्च संप्रतिपत्ति है। और एक ने कहा आत्मा है, ठीक है कह दिया उसने, दूसरे ने कहा आत्मा नहीं है, उसने भी कह दिया, संशय कहाँ है इसमें? यानी कि तीसरे आदमी को दोनों की बातों का पता है। तीसरे आदमी से पूछा कि भाई इसने क्या कहा कि इसने कहा आत्मा है, कि इसके हाथ में ज्ञान है कि इसने ऐसा ही कहा कि हाँ मुझे ज्ञान है पूरा, इसने क्या कहा कि नहीं है, ये भी तुम्हें ज्ञान है पूरा कि हाँ है, संशय कहा है। लेकिन अब यहाँ पर विप्रतिपत्ति को वो संशय का कारण, इसका अर्थ है पीछे उसकी समझ में आ चुका है, जो उत्तर दिए गए वहां पर उन उत्तरों को स्वीकार पूर्व पक्षी कर चुका है। तो अब उसने यहाँ कोई संशय नहीं उठाया उसमें, यानी संशय विप्रतिपत्ति में है ये मान लिया उसने, तो कह रहा है इसमें संशय हो रहा है। अब सिद्धांती उत्तर देता है फिर 35वें सूत्र में, बोलिए सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे। यदि अवयवी को सिद्ध न माना जाए, यानी असिद्ध होने से, अवयवी के असिद्ध होने से, जैसा कि कह रहा है ये पूर्व पक्षी कि अवयवी अभी उपपादित नहीं है। अब यहाँ उपपन्नता उसकी अर्थात अवयवी की सिद्धि कर रहे हैं, लेकिन एक भिन्न प्रकार से। वो ये कह रहे हैं कि यदि अवयवी को हम असिद्ध मान लेते हैं तो सर्व अग्रहणम, सबका अग्रहण होगा, किसी का भी ग्रहण नहीं होगा। ये सर्व शब्द क्या है यहाँ पर? ये सब कौन है? तो न्याय और वैशेषिक ये दोनों आपस में समान शास्त्र हैं, और वैशेषिक में 6 पदार्थ गिनाए गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इन 6 पदार्थों को यहाँ सर्व शब्द से लिया गया है, ये स्वयं भाष्यकार ने लिया है, वात्स्यायन ने। आप लोग आगे का पाठ देख के आया करो,
उस जल्दी समझ में आया करेगा फिर। तो सर्व अग्रहणम, इनमें से किसी का भी ग्रहण नहीं होगा यदि आप अवयवी को सिद्ध नहीं मानेंगे। तो भाष्य देखिए कि यदि अवयवी नास्ति, यदि अवयवी नहीं है ऐसा मान लिया जाए तो सर्वस्य ग्रहणम नोपपद्यते, इन सब पदार्थों का ग्रहण नहीं होगा। अब जैसे आपको शंका हुई थी सर्व क्या है, ये पूर्व पक्षी को भी हो रही है। वो कह रहा है किम तत् सर्वम, ये सर्व कहां से ले आए आप, क्या है ये सर्व। इन सर्व शब्दों को कहकर के आप अंदर क्या क्या छिपाए हुए हो, क्या कहना चाह रहे हो। तो कहा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया, दे दिया उत्तर, ये है सर्व हमारे। लेकिन अब भी नहीं समझा वो कह रहा है ठीक है हमने गिन तो लिए ये, लेकिन इनका ग्रहण नहीं होगा, ये हमारी समझ नहीं आ रहा है। इनका ग्रहण क्यों नहीं होगा, है कि अवयवी नहीं है इसलिए इनका ग्रहण नहीं होगा। ये कहां से आपने संबंध जोड़ लिया आपस में कि अवयवी के न होने से इनका ग्रहण क्यों नहीं होगा। तो उत्तर दे रहे हैं अब, और उत्तर देंगे तो पूर्व पक्षी की मान्यता को ध्यान में रखते हुए तो उत्तर देंगे पहले, क्योंकि उसकी मान्यता यह है कि सब कुछ परमाणु है, सब कुछ परमाणुओं का समुदाय है, कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त। अब वही कह रहे हैं, पहले प्रश्न किया कथम कृत्वा, क्यों नहीं होगा ग्रहण इनका सबका। तो कहा कि परमाणु समवस्थानम तावद दर्शन विषयो न भवति। तुम्हारा पक्ष है कि सारे परमाणु हैं ये, और इन परमाणुओं का समवस्थान है, परमाणु अलग अलग अवस्थित हैं किसी पदार्थ में, परमाणु अलग अलग अवस्थित हैं सारे परमाणुओं का, ये सब समवस्थान है, सम्यक रूप से उसमें अवस्थित हैं। और ये जो परमाणु का समवस्थान है ये तावत दर्शन विषय न भवति। आप कहते हो कि परमाणु का समुदाय है ये, लेकिन परमाणुओं का तो दर्शन ही नहीं होता, परमाणु चक्षु के विषय नहीं बनते, दर्शन विषयो न भवति। क्यों, हेतु दिया अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। अणु कैसे होते हैं, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का तात्पर्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं होते। और कोई वस्तु, कोई इकाई यदि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जैसे अणु हो गई इकाई, और अणु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, तो इकाइयों का समुदाय भी, समूह भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा। अगर इसको और समझाएं तो उदाहरण हम आत्मा का ले सकते हैं। आत्मा इंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं है। तो एक स्थान पर, यद्यपि संभव तो नहीं है लेकिन कल्पना करने में क्या बुराई है, एक स्थान पर बहुत सारे आत्मा इकट्ठे कर दिए गए, अब दिख जाएंगे वो। वैसे भी कहते हैं ना इस आकाश गंगा में गुरु जी कई अनंत आत्माएं हो सकती हैं, हमारे आपकी दिखाई दे रही तो ग्राह्य नहीं। परमाणु में तो ये घटता है, परमाणु में घटता है। क्या घटता है, जैसे ये बोतल है तो इसमें बहुत सारे परमाणु इकट्ठा हो गए, तो परमाणु दिख रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। ये तुम्हें परमाणु दिख रहे हैं, अवयवी दिख रहा है, सिद्धांती अवयवी को लाना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि ये परमाणु है सारे, इनका समुदाय वो दिख रहा है। मैं तो कह रहा परमाणु का समुदाय, पूर्व पक्षी कह रहा है ये परमाणुओं का समुदाय दिख रहा है मुझे तो सिद्धांती कह रहा है कि एक परमाणु दिखता है क्या, वो कहेगा नहीं, यही तो कहेगा। तो जब एक नहीं दिखता तो समुदाय कैसे दिख जाएगा। इसलिए समुदाय परमाणुओं का नहीं दिख रहा है, ये अवयवी दिख रहा है हमें, ये सिद्धांति का कहना है, बस यही समझना है। जैसे कहते हैं एक रेत के एक कण में तेल नहीं होता, तो रेत के हजारों कण इकट्ठा कर दो तेल नहीं निकलेगा। जब है ही नहीं तो फिर जब अतीन्द्रिय है तो अतीन्द्रिय है, चाहे इकट्ठा कर दो उसको चाहे न करो। अब वायु हमारे लिए अतीन्द्रिय है चक्षु की दृष्टि से, त्वचा की दृष्टि से नहीं। तो चक्षु की दृष्टि से वायु अतीन्द्रिय है। अब किसी स्थान पर वायु का घनत्व बहुत बढ़ा दिया जाए तब भी अतीन्द्रिय है। तो परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषयो न भवति अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। ठीक है, यहां तक हो गया। और द्रव्यांतरम च अवयवी भूतम दर्शन विषयो नास्ति। और द्रव्यांतर है, द्रव्यांतर भिन्न द्रव्य जो उत्पन्न हो रहा है जो कि अवयवी के रूप में है, अवयवी के रूप में है। द्रव्यांतरम च अवयवी भूतम दर्शन विषयो नास्ति, वो दर्शन का विषय नहीं है पूर्व पक्षी की दृष्टि से। पूर्व पक्षी यही तो कह रहा है कि वो अवयवी नहीं है, ये परमाणु का समुदाय ही दिख रहा है। तो तुम अणुओं को तो देख नहीं पाओगे, अतीन्द्रिय हैं,
और अवयवी को दर्शन का विषय मान नहीं रहे। तो दर्शन विषयाश्च इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आदि लगा दिया ना, आपके पाठ क्या है यहाँ पर, दर्शन विषयस्था है या विषयाश्च? तो यही पाठ ज्यादा उपयुक्त है, इसमें विषयस्था लिखा हुआ है। तो दर्शन विषयाश्च सवर्थ को काट दीजिए, दोनों ही पाठ मिलते हैं वैसे ही। तो दर्शन विषयाश्च इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते, ये द्रव्य आदि जो है 6 पदार्थ, ये दर्शन के विषय हैं, अर्थात इनका हमें ज्ञान होता है। और जिसका ज्ञान होता है उसमें प्रमाणों का प्रयोग होता है कि नहीं? ज्ञान जब भी हुआ तो प्रमाणों का तो प्रयोग हुआ। तो ये दर्शन के विषय है, ये इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते। और जब दर्शन के विषय हैं ये द्रव्य आदि, तो उस अवस्था में ये बिना किसी अधिष्ठान के ये नहीं रह सकते। ते, ये ते के आगे ना काट देना, ते निरधिष्ठाना न गृह्येरन, ये निरधिष्ठान न विद्यते अधिष्ठानम येषाम, ते निरधिष्ठाना, इनका अधिष्ठान नहीं हो ऐसा नहीं, इन्हें बिना अधिष्ठान के, जैसे चित्र जो है अगर कागज न हो, कैनवस न हो, कोई वस्तु आधार न हो उसका, तो दिख जाएगा चित्र, निरधिष्ठान हो गया। तो ये गुण कर्म सामान्य आदि इनका दर्शन तो होता है, और दर्शन होता है उनका अधिष्ठान न हो कोई। यानी पूर्व सिद्धांति कह रहा है इनका अधिष्ठान अवयवी है विद्यमान, और वो पूर्व पक्षी मानता नहीं। तो ते निरधिष्ठाना न गृह्येरन, लेकिन ग्रहण इनका हो रहा है। गृह्यन्ते च, कैसे ग्रहण हो रहा है बताते हैं। तो पहले द्रव्य को लिया, कुंभवयम, ये कुंभ है, ये घड़ा है सामने रखा हुआ है, ये किसका ग्रहण हुआ? द्रव्य। और श्याम एकः महान संयुक्तः, ये क्या होगा? ये गुण। श्याम क्या है? गुण। एक क्या है? गुण। महान क्या है? गुण, परिमाण के रूप में। पहले द्रव्य का बता दिया कुंभोयम, और फिर गुण का बता दिया, एको महान संयुक्तः, श्याम एको महान और संयुक्तः, ये संयुक्त हैं। जैसे कुछ वस्तुएं जुड़ी हुई रखी हैं आपस में, तो संयोग भी एक गुण होता है। ठीक है, अब किसको बताएंगे? कर्म को। तो कर्म में स्पंदते और अस्ति, इन एक सामान्य कर्म ले लिया। सामान्य कर्म कौन सा है इन दोनों में? अस्ति है, बस। यानी है में कोई क्रिया होती नहीं दिखती है, लेकिन है तो फिर भी क्रिया ही, लगातार उसका विद्यमान होते रहना, ये क्रिया नहीं है क्या? जैसे कोई खड़ा है और 1 घंटा खड़ा रहा और क्या बोला कि मैं थक गया, उससे पूछा तूने क्या किया था? कि मैं खड़ा था। तो खड़ा था तो कर क्या रहा था? कि कर तो कुछ नहीं था, लेकिन खड़ा था, तो थक कैसे गया? तो बिना क्रिया किए थक गया वो। तो खड़ा होना भी एक, तो ऐसे ही कोई है? अरे होना ही उसका यही क्रिया है कि एक क्षण में है, फिर दूसरे क्षण में भी है, फिर तीसरे क्षण में भी है, तो हर क्षण की क्रिया होना। सामान्य तो एक ठीक है, सामान्य बड़ी जाति को बोलते हैं, विशेष छोटी जाति को बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। वो इसको यहाँ नहीं दिखाया है अभी, उसको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन यहाँ हाँ नहीं, वो तो ठीक है, सारा ले लिया है उन्होंने 6 प्रकार के पदार्थ, लेकिन उसको इस रूप में ले लेंगे अलग से चाहें कि सामान्य और विशेष ये दोनों जातियां हैं, और जाति निरधिष्ठान होती नहीं, उसका आश्रय कौन कौन होता है? जाति का आश्रय कौन कौन है? जाति कहाँ कहाँ रहती है? तीनों में, द्रव्य गुण कर्म, तीनों में रहती जाती। तो क्रियाएं दोनों प्रकार की होगी। स्पंदते में ये विशेष क्रिया हो गई, स्पंदते अस्ति। और अब समवाय को लिया, मृण्मयश्च, ये घड़ा कैसा है? मिट्टी का बना हुआ है। तो मिट्टी क्या है इसका? समवायी कारण। और समवायी कारण में कोई वस्तु कैसे रहती है? समवाय संबंध से। और समवाय संबंध को नित्य कहा गया है। नित्य किसी दृष्टि से? जब तक वह वस्तु है, जब तक घड़ा है,
तब तक मिट्टी के साथ उसका समवाय संबंध रहेगा। तो ये समवाय संबंध नित्य हुआ कि नहीं? घड़ा टूट गया तो नहीं है, लेकिन घड़ा है तब तक तो है, उस दृष्टि से नित्य है। जब तक वस्तु की सत्ता है तब तक समवाय संबंध रहेगा। तो संति च इमे गुणादयो धर्मा इति, ये गुण आदि जो भी हैं, गुण है, कर्म है, सामान्य, विशेष, समवाय, ये सब धर्म है, ये सारे विद्यमान हैं, इन सब की सत्ता है, इन सब का ज्ञान होता है, इन सब का ग्रहण होता है। तेन सर्वस्य ग्रहणात् पश्यामः, इसलिए इन सब का ग्रहण होने से हमें ये मानना पड़ेगा कि अस्ति द्रव्यांतर्भूतः अवयवी, एक द्रव्यांतर्भूत भिन्न द्रव्य। और भिन्न द्रव्य क्या है? देखो अवयवी को द्रव्य ही बोल रहे हैं, ध्यान रखना बार बार। ये वो द्रव्य क्या है? अवयवी, और वो है अस्ति, उसकी सत्ता है। तो ये जो आक्षेप किया था कि संदेह है अवयवी की उत्पत्ति में, आपने इसको अनुपपादित अर्थात उत्पादित नहीं किया है, तो इस सूत्र के द्वारा इन्होंने उपपादित किया है और आगे और भी इसमें हेतु देंगे। अच्छा, अवयवी सिद्ध है। हाँ, अवयवी को सिद्ध करने में लगे हैं अभी, अवयवी सिद्ध करने में लगे, क्योंकि पीछे अब तक किया नहीं था, अब यहाँ कर रहे हैं। तो ये 35वां सूत्र ये भी अवयवी को सिद्ध कर रहा है, और 36वां सूत्र भी, क्योंकि च लगाया है वहां पर, यानी और भी हेतु है इसमें, धारण और आकर्षण। तो इसको कल ले लेंगे क्योंकि समय हो गया है अभी। तो ये भी हेतु सूचना आई थी बड़े घर से, नहीं, वो उसकी थी, वो अपने लिए कह रही थी। अपने लिए कह रही थी, हम तो घबरा रहे थे, हम लोगों के लिए सूचना है। तो इसको यही पाठ को रोकते हैं अभी। प्रणव ध्वनि।